बजट की इस परिचर्चा पर एक बार आपका फिर से स्वागत। अब हमारे साथ हैं सीए प्रशांत रस्तोगी जी, सीए राजीव कुमार गुप्ता जी, सीए अभिनव ओमर जी, सीए शरद शेखर श्रीवास्तव जी एवं सीए नितिन सिंह जी। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा इस बात पर कर रहे थे कि आज जो बजट आया है निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है 1 फरवरी को, तो उसमें कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग बता सकते हैं, पब्लिक को भी बता सकते हैं, तो वो भी विषय हो सकता है, या प्रोफेशनल को बता सकते हैं, जो भी ठीक लगे, मतलब अपने को जो हमको लगा कि हाँ अपील किया कि हाँ ये चीज़ हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले प्रशांत जी आपसे हम पूछना चाहेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि हाँ इम्पॉर्टेंट है और वो बतानी चाहिए अपने लोगों को। धन्यवाद दीप जी। आज का जो बजट है वो बहुत समय बाद इतना अच्छा बजट, जो खासकर जिसने हर सेक्टर को कुछ ना कुछ दिया है और मध्यम वर्ग को तो खासकर दिया है कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन मैं इससे हट के जो हमारे वित्त मंत्री का जोर रहा है वो एमएसएमई सेक्टर पे रहा है। एमएसएमई सेक्टर की अपने इंडिया में करीब 1 करोड़ यूनिट है जो 7.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, और एमएसएमई यूनिट हमारे टोटल मैन्युफैक्चरिंग का 36% प्रोडक्शन करती हैं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। और यही यूनिट करीब 45% एक्सपोर्ट में हमको हेल्प करती हैं। और एमएसएमई की सबसे बड़ी सुविधा उन्होंने इस बार ये दी है कि एमएसएमई यूनिट को विदाउट कोलेटरल पहले 5 करोड़ तक का टर्म लोन मिलता था, जो लिमिट बढ़ा के उन्होंने 10 करोड़ कर दी। अगर एमएसएमई यूनिट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है तो उसकी ये लिमिट 20 करोड़ है। उसके अलावा जो क्या कहते हैं आपके माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इन सब की डेफिनेशन में चेंज कर दिया है और ऑलमोस्ट सबकी लिमिट डबल कर दी है। और इस बजट में हमारी सरकार ने महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन दिया है। जो हमारे एससी एसटी तबके की महिलाएं हैं उनको सरकार ने 5 लाख तक का टर्म लोन 5 साल के लिए दिया है, जिसको उसका रीपेमेंट उनको अगले 5 सालों में करना है। इससे हमारी जो महिलाएं हैं उनका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप होगी और आगे देश की तरक्की में वो सहायक होंगी। ठीक, मुझे इतना ही कहना है। अब मैं माइक राजीव जी को देता हूँ। राजीव जी आपको क्या लग रहा है, जैसे इन्होंने अपने प्रशांत जी ने 2 चीज़ों पर विशेष फोकस किया, एक तो एमएसएमई और दूसरा जो वुमेन्स एम्पावरमेंट, उसकी दिशा में बजट था। आपको क्या लगता है कि ये बजट जो है किस तरीके से, और मतलब कोई भी और सेक्टर या कोई भी आपको लगता है प्रोविजन इनकम टैक्स का जो भी चीज़ आपको लगती हो। दीप जी धन्यवाद। जैसे हम लोग कई सालों से, जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है, बहुत एक्सपेक्टेशन लगाए थे कि मिडिल वर्ग को क्या दे रही है सरकार, मिडिल क्लास को। तो बीच में तो ये लगने लगा था कि मिडिल क्लास खत्म होने वाला है, लेकिन ये जो आम बजट आज निर्मला जी ने पेश किया है दीप जी, इससे मिडिल क्लास को वापस जिंदा कर दिया। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट क्या ये कोई मंशा नहीं थी कि मिडिल क्लास खत्म किया जाए, जो ये र्यूमर उठ रही थी। इसमें इतने अच्छे अच्छे प्रावधान लाए हैं ये, जिसको आगे और डिटेल्ड आ जाएगा बजट, तब हम लोग और भी डिस्कस कर लेंगे इसको। इसमें जैसे कुछ चीज़ों में इन्होंने ये किया है कि जो टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन जो आपस में भी क्लैश कर रहे थे और दिक्कतें भी आ रही थी बहुत, उसको बहुत सरलीकरण कर दिया है और कुछ हटा भी दिए, तर्कसंगत किया। जैसे सेल पर टीडीएस और टीसीएस दोनों चल रहे थे, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि टीसीएस हटा दिया कि केवल टीडीएस का प्रोविजन रहेगा जो इजी रहेगा। इसमें हम लोग को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। 2 प्रोविजन एक साल लगाने का क्या मतलब है? सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक एफडी के ब्याज पे, सेविंग के ब्याज पे टीडीएस कटता था, अभी 1 लाख रुपए कर दिया। 12 लाख रुपए तक की छूट तो आज पूरे दिन चली रही है कि ये छूट ऐसी है। इससे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट चाहती है कि खर्च करे पब्लिक, वो सेविंग करके खर्च करेगी। उससे गवर्नमेंट का जो
जीडीपी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़े, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़े, जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ जाएगी। जो देश विकास की तरफ चलना है 1947 तक 2047 तक, हाँ। वो जो सिस्टम में थे उस सिस्टम में आ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो हमारा कहना इतना ही है कि अगर ये जो एक्ट भी एक हफ्ते बाद आ रहा है, नया एक्ट इनकम टैक्स का, निर्मला जी ने कह दिया है कि आ जाएगा, उसमें मेरा ख्याल है इससे और अच्छी चीजें आने वाली हैं। तो निश्चित बजट बहुत अच्छा है, सरकार की मंशा ठीक चल रही है, हिंदुस्तान निश्चित तरक्की पे होगा इससे। बस यही कह के हम अपनी बात खत्म करते हैं। अबलम जी, अभी तक तो आपने देखा कि किस किस विषय पर लोगों ने चर्चा की, इनसे हट के कोई लगता हो आपको विषय और बोलना हो? धन्यवाद दीप जी। इसमें हम जो गवर्नमेंट की मंशा है, वित्त मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि मध्यम वर्गीय जो हैं, मिडिल क्लास के लोगों को वो स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं। और जिस तरीके से पिछली बार एक प्रॉपर्टी, जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, सिंगल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग उसी में छूट मिलती थी, उसी में छूट मिलती थी। अब उन्होंने क्या किया है कि अगर मेरे पास अदर प्रॉपर्टी मतलब रीजन में है या स्टेट में है, हम अदर जगह भी रहते हैं, सैलरीड क्लास के लिए मेनली होता है कि वाइफ यहाँ पर है और हस्बैंड एक घर होम डिस्ट्रिक्ट में होता है, एक घर वहाँ होता है जहाँ वो सर्विस कर रहा होता है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम लोग सिंगल प्रॉपर्टी पे ही जो है इंटरेस्ट की छूट और टैक्स की छूट ले पाते थे। अब गवर्नमेंट की मंशा साफ है कि हम 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे टैक्स और इंटरेस्ट की छूट देंगे। और ये बहुत अच्छा कदम है, और विशेषकर जो सैलरीड पर्सन है उन्हीं के लिए ये समस्या आती है। ठीक बात, ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी मंशा है। बहुत सही। हाँ सर जी, आपके मन में क्या आ रहा है कि आप क्या ऐसी चीज बताएं कि जो इस बजट में है, जो लोगों को जानकारी में आवे? धन्यवाद दीप। क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य के लिए है कि लोगों को जानकारी में, अपनी इस जानकारी को फैलाना, मतलब कि बजट के बारे में चर्चा करने का उद्देश्य के लिए। ठीक बात है। जैसा कि बजट के बारे में मैं कहूँगा कि इस बार का बजट बहुत ही अच्छा है। जो हम लोग इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, लोग कहते थे कि बीजेपी गवर्नमेंट है तब उसके बाद भी बेनिफिट नहीं मिल रहे मिडिल क्लास वालों को, तो उन्होंने इस पॉइंट को पूरी तरह से केयर की है। जैसे अब आज की डेट पे इंडिया की पॉपुलेशन में जो बुजुर्ग का एक रेशियो है, यानी नंबर्स ऑफ बढ़ रहा है, वो काफी है, बढ़ रहा है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि 50,000 रुपए का जो इंटरेस्ट था उसको 1 लाख कर दिया। हाँ ठीक बात है। जिसपे टीडीएस नहीं कटेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो जब टीडीएस नहीं कटेगा तो उतनी इनकम अगर उनकी होती है तो उनके पास रहेगी, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। एक तो ये चीज हो जाती है। टीडीएस कटने से एक्चुअली में एक दिक्कत ये भी आती है कि बुजुर्ग लोगों को थोड़ा सा भी पैसा कहीं फंसता है ना, तो उनको बहुत कष्ट होता है और रिटर्न भरना पड़ता है उस टीडीएस को वापस लेने के लिए। उनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है, चाहे जितना भी हो। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज कि जैसे आप नई रिजीम में पिछले बार से ही करते चले आ रहे हैं, तो इस तरह का कदम इस तरह का है कि ये नई रिजीम में ही लाना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह का इन्होंने बेनिफिट जो दिया है, इससे अट्रैक्ट होकर के लोग नई रिजीम, ये जो 12 लाख की लिमिट बढ़ाई, वो नई रिजीम में बढ़ाई है, पुराने रिजीम से उसको उसमें कोई, तो उनका इंटेंशन साफ है कि हम नई पुराने रिजीम को खत्म ही करना चाहते हैं और पुराने रिजीम को एक करदाताओं से ही खत्म करना चाहिए। मतलब करदाता ही नहीं चाहेगा कि नई रिजीम में पुरानी रिजीम हम अपनावे, नई रिजीम में खुद ही सो मोटो जाएगा वो। हम खत्म नहीं करेंगे, करदाता अपने आप खुद ही खत्म कर लो। ठीक है, तो क्या है कि इसमें थोड़े से डाउट्स हैं अभी, जो कल हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में आगे भी, और कि जिसमें जो 12 लाख रुपए तक की इनकम है वो किस तरह से एक तरह से टैक्सेबल नहीं होगी। जैसे रिबेट पिछली बार 87 की रिबेट, 87 की रिबेट, और आगे क्या उसका मार्जिन रिलीफ मिलेगा, मार्जिन रिलीफ मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्लियर होनी बाकी है। ठीक बात। तो ये जितनी जल्दी क्लियर हो जाएगी हम लोग फिर से एक बार बैठेंगे। हम इस तरह की टेक्निकलिटीज पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी तो केवल जनरल, चूंकि आज ही बजट आया है और हम लोग तुरंत इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो अभी केवल मोटे तौर पर जो चीजें सामने आई हैं उनको हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी हम लोग जो इसकी इंट्रिकेसीज हैं उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरी चीज ये है कि अभी तक क्या होता था कि जब हम किसी बच्चे को अपने बाहर पढ़ने के लिए भेजते थे, तो उसकी लिमिट इन्होंने प्रोसीड्स ट्रांसफर करने की केवल 7 लाख रुपए रख रखी थी। माने कि अगर 7 लाख रुपए तक आप बच्चे को बाहर रेमिट कर रहे हैं तो उस पे आपका टीसीएस नहीं कटेगा। लेकिन उसके बाद जितनी भी अमाउंट पे होगा कटेगा। तो ये इन्होंने थोड़ा सा करेक्शन किया है। इन्होंने ये किया है कि 10 लाख रुपए तक ये एजुकेशन पर तो खत्म ही कर दिया है।
वो तो 10 लाख रुपए का 7 लाख की बढ़ाई है। हाँ लेकिन एजुकेशन लोन के थ्रू अगर आप हाँ, प्रोसीड्स को तो बाहर बिल्कुल ही रेमिट खत्म कर करते दिया, हैं, हाँ। रेमिट करते हैं तो हाँ। उस पर कोई टीसीएस कोई टीसीएस नहीं करेगा, बहुत बढ़िया। तो ये एक अच्छा कदम है हमारे। नहीं, लोगों को लगता था कि लोन हमने लिया 7 लाख रुपए का, Yes। उसमें से टीसीएस कट गया, उसके बाद अब पैसे भेज रहे हैं, तो तो हम कटने के बाद पैसे भेजता था वो, दिक्कत ही हो जाती ये है। पॉइंट ही है। आप समझिए उस चीज को कि अगर हम एक बार पैसे जो भेज रहे हैं लोन के और उस पर टीसीएस कटेगा तो उसको हम बेनिफिट लेंगे या आगे हमको उसको कवर करना पड़ेगा, तो एक्चुअल अमाउंट भी तो नहीं जा पाई। एक्चुअल अमाउंट जो रेमिट हाँ, जा नहीं पाई, पूरी अमाउंट जा नहीं पाई, कम हो गई, पूरी अमाउंट जा नहीं पाई, तो वो बिल्कुल ठीक पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था। Purpose तो solve ये एक नहीं बहुत हो बड़ा कदम इन्होंने ठीक उठाया। बात है, ठीक बात थैंक यू दीप जी। हाँ जी, आपके मन में क्या है, मतलब कौन सी चीज आपको सही लगी, अच्छी लगी? नमस्कार दीप सर। आप लोगों ने अभी जो बातें करी हैं वो सब डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड करी। हाँ हाँ, अधिकांशतः बातें डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, बिल्कुल तो ठीक है। मैं थोड़ा सा जीएसटी के बारे में बताना हाँ। चाहता हूँ। अपने जीएसटी एक्ट में एक सेक्शन होता है सेक्शन 17(5) हाँ जो बात करता है ब्लॉक ऑफ आईटीसी। हाँ। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिन पे हम आईटीसी नहीं क्लेम कर नहीं सकते। तो सेक्शन 17(5) का एक क्लॉज है डी, सेक्शन 17(5)(d), जो ये कहता है कि गुड्स और सर्विस रिसीव्ड बाय ए टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक। अदर देन प्लांट और मशीनरी। हाँ, हाँ। वर्ड है यहाँ पे प्लांट और मशीनरी। तो अगर या तो प्लांट हो या मशीनरी हो, तो अगर ऐसा है अदर देन प्लांट और मशीनरी, तो हम उस पर आईटीसी नहीं ले सकते। यानी कि हम प्लांट हो या मशीनरी उस पर हम ले सकते थे अभी तक, भले वो इमूवेबल में आ जाते, लेकिन प्लांट और मशीनरी का अगर पार्ट है तो हम उसमें आईटीसी ले सकते थे। तो अभी जो बजट आया है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। उसमें सरकार की मंशा ये है कि प्लांट और मशीनरी पे जो आईटीसी अभी तक क्लेम कर पा रहे थे, इस पे एक बहुत फेमस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई है, सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस चीफ कमिश्नर ऑफ जीएसटी। उसमें रूलिंग ये थी कि आप प्लांट को कंसीडर करते हुए हमने एक मूवेबल प्रॉपर्टी थी जिसपे क्रेडिट को अलाउ किया था। ये बहुत बड़ा मतलब क्रेडिट का पार्ट था कि जो अलाउ किया गया था। तो सरकार की इस बार मंशा उस प्लांट और मशीनरी वर्ड जो था उसको और हटा के प्लांट एंड मशीनरी कर दिया। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी होगी तभी हम उसको ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे, क्लेम नहीं ले पाएंगे। पहले तक प्लांट हो या चाहे मशीनरी हो, दोनों में से कुछ भी हो मिल जाएगा। अब ये कि प्लांट और मशीनरी दोनों का कर दिया है, जिसकी कॉम्बिनेशन होगा तभी वो मिल पाएगा। और इसको हमारा 1 जुलाई 2017 से रिट्रोस्पेक्टिवली इसको एप्लीकेबल करा दिया गया। तो जो रूलिंग आई थी हमारी सुप्रीम कोर्ट की, वो ओवररूल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मतलब नलीफाई करने के लिए जी एक प्रयास किया गया। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। तो इसमें जो है आईटीसी को मतलब ये सरकार की थोड़ी सी मंशा यहाँ पे ये है कि आईटीसी ना क्लेम कर पाए। तो ठीक बात है, ये है सरकार का जहां जहां नुकसान होता है इस तरह के कोई ना कोई उपाय वो ले आती है। इस तरह के बहुत सारे प्रोविजन डायरेक्ट टैक्स में भी आते हैं। ये इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स में उन्होंने इस तरह का प्रोविजन किया है। तो एक बार फिर से हम लोग ये जो भी चर्चा चली इसको हम लोग यहाँ पर विराम दे रहे हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद।